सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवासी पक्षियों के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी पक्षी अब भारत में क्यों नहीं ठहर रहे हैं, और दूसरे शब्दों में कि भारत में जो प्रवासी पक्षी आकर रहते थे, लंबे समय तक रहते थे, उनका आगमन अब जल्दी भारत से क्यों हो रहा है, अर्थात जो उनके रुकने की अवधि थी वह कम क्यों होती जा रही है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम मैप का सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो वर्ल्ड का मैप है इसमें इक्वेटर को दिखाया गया है। इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ की ओर जाएंगे, आपको पता है कि यह उच्च अक्षांश की ओर हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर तो वहाँ पर अक्षांश के अनुसार तो कम होता ही है, साथ ही साथ जब यहाँ पर क्या होते हैं, मौसमी परिवर्तन होते हैं, अर्थात जब यहाँ पर ठंड का मौसम होता है तो यह जो क्षेत्र है यह बर्फ के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर झील, तालाब, जो वेटलैंड्स अर्थात आर्द्र भूमियां हैं, वह भी क्या होती हैं, एकदम बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इससे यहाँ के जो प्रवासी पक्षी हैं उनको अपना प्रजनन करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए या फिर अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना होता है, प्रवास करना होता है। तो ये जो पक्षी हैं आपको यहाँ से इंडिया आते हुए दिखाई देंगे, यह जो क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, साथ ही जो अफ्रीका का क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देंगे, और ये जो क्षेत्र यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो इन पक्षियों का आगमन इस डायरेक्शन में भी होता है। कुल मिलाकर पक्षियों को क्या चाहिए होता है, एक ऐसा क्षेत्र चाहिए होता है जहां पर वह अपने आप अपना जो है कि अस्तित्व बचा सकें, वह अपने लिए भोजन और आवास की सुविधा देखते हों, और साथ ही साथ उनके आवागमन के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। जैसे आपको पता है कि भारत का जो राजस्थान राज्य है वहां पर प्रवासी पक्षियों का आगमन बहुत ज्यादा होता है। उसी में आपने केवलादेव नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। वहां पर हर साल पहले साइबेरियन क्रेन जो पक्षी होते हैं काफी संख्या में आते थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो बमबारी बढ़ी है, वहां पर जो युद्ध के स्तर की तैयारियां वह बढ़ी हैं, साथ ही साथ वहां पर जो हवाई हमले बढ़े हैं, इसके वजह से जो प्रवासी पक्षियों का वह रूट था अफगानिस्तान से होकर आने का, अर्थात जो मध्य एशिया साइबेरिया वाले क्षेत्र से पक्षी अफगानिस्तान से होकर आते थे, उनकी संख्या में गिरावट देखी गई। तो कुल मिलाकर पक्षियों का जो आवागमन है या फिर वह जहां पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यह होता है कि वह किस क्षेत्र से जाएं, कहां पर जाएं, और जहां पर वह जा रहे हैं वहां पर उनके लिए कितना खतरा है या फिर उनके लिए कितनी संभावना। स्वाभाविक है, किसी क्षेत्र में अगर प्रवासी पक्षियों का शिकार ज्यादा होगा तो प्रवासी पक्षी वहां पर आना कम कर देंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा क्षेत्र है जहां पर प्रवासी पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए कार्य किया गया हो या फिर उनके आवागमन के जो व्यवस्था है, उनके लिए जो सुविधाएं हैं, चाहे पानी की उपलब्धता हो या वहां पर जो है कि वेटलैंड की उपलब्धता हो या वहां पर घास वाले क्षेत्रों की उपलब्धता हो, जहां पर वह ज्यादा होता है उनका आगमन क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप जितनी चीजें हमने बताई हैं इन सभी चीजों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भारत का जो विशाल क्षेत्र है, यहाँ पर जो उच्चावच अर्थात यहाँ पर आप कई जगह देखते हैं, कई जगह आपको पर्वत, पहाड़, मैदान दिखाई देते हैं, घाटियां दिखाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि न सिर्फ यहाँ पर हर तरह की भूमि उपलब्ध है, बल्कि हर क्षेत्र में एक अलग जलवायु पाई जाती है। इसके वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और अलग अलग इकोसिस्टम के लिए जो अलग अलग इकोसिस्टम के पक्षी होते हैं, उनके लिए क्या होता है, इंडिया एक आइडियल कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ जो इसका विशाल क्षेत्र है और इसके हर क्षेत्र में अलग अलग जो टेम्परेचर, वहां पर वर्षा की उपलब्धता, घास की उपलब्धता, वेटलैंड्स में जल की उपलब्धता अलग अलग होती है। इसी के कारण हर साल आपको दिखाई देगा कि लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। जो आर्कटिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में जब ठंड पड़ती है तो यह पक्षी भयानक ठंड से बचने के लिए दक्षिण में अर्थात भारत की ओर गर्मी प्राप्त करने के लिए आते हैं,
हैं। और ठीक इसी तरह से जब दक्षिण में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हमारे यहाँ के जो हिमालय के पास वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये ठंडक प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि भारत में पक्षियों का आवागमन क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया है और साथ ही साथ यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें अगर हम हस्तक्षेप ना करें तो काफी सुचारू रूप से चल सकती है। अगर हम प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों को देखें तो लगभग 350 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हमारे यहाँ हर साल क्या करती हैं, प्रवास करके आती हैं। और इसी के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसको क्या किया गया है, प्रमुख पक्षी फ्लाई वे के रूप में देखा जाता है। फ्लाईवे का मतलब वह एरिया जिससे होकर पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि हमारा जो भारत का क्षेत्र है यह क्या करता है, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है और नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने के लिए के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके लिए एक काफी ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थल के रूप में यह उभर कर आता है। पक्षियों की जो ज्ञात प्रजातियां हैं उसमें से लगभग 19% जो पक्षी की प्रजातियां हैं वह नियमित रूप से प्रवास करती हैं। और जब प्रवास ये करती हैं तो इनको चाहिए होती है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो इनकी संख्या घटती है और इनके विलुप्त होने के खतरा बढ़ जाता है। पिछले अगर 30 सालों में देखें तो 21 पक्षी की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। जबकि पहले ये जो रेट था ये काफी कम था। पहले क्या होता था, हर 100 साल में एक पक्षी की प्रजाति विलुप्त होती थी, लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले 30 वर्षों में ही क्या हुआ है, 21 जो है कि पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अब जो भारत आने वाले जो प्रमुख पक्षी हैं इनको थोड़ा संक्षेप में देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ये मूलतः पश्चिमी साइबेरिया का पक्षी है। ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। अगर सोचिए संकटग्रस्त पहले से है, अगर इसको क्या करते हैं आप, जहां पर ये इंडिया में प्रवास करके अर्थात साइबेरिया में जब भयानक ठंड पड़ती है तो यहाँ से ये प्रवास करके 4000 मील की दूरी तय करके भारत आते हैं और भारत का जो केवलादेव नेशनल पार्क है यहाँ पर आते। अगर यहाँ पर इनकी सुरक्षा के इंतजाम ना हो तो इनकी संख्या में क्या होगी, कमी आएगी और धीरे धीरे संकटग्रस्त प्रजाति क्या होगा, धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह से एक जो कि पक्षी है जिसका नाम है ब्लू थ्रोट, और जो ब्लू थ्रोट इसलिए कहा जाता है कि उसकी गर्दन के नीचे एक नीले रंग का धब्बा होता है। इस पक्षी की विशेषता यह है कि ये दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल कर सकता है और राजस्थान का जो जलवायु है ठंड के समय इनके लिए काफी अनुकूल होता है और ये अलास्का वाले क्षेत्र से क्या करते हैं, प्रवास करके इंडिया में आते हैं। इसी प्रकार का एक पक्षी है जिसका नाम है रफ, ये आर्कटिक टुंड्रा वाला जो क्षेत्र है वहां के निवासी हैं, पक्षी हैं ये मूलतः, और जब वहां पर टेम्परेचर कम होता है तो भारत में बड़ी संख्या में ये पक्षी आते हैं। चौथा है रूडी सेल्डक, ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व यूरोप का पक्षी है और ठंड के समय भारतीय वेटलैंड्स की ओर यह क्या करता है, प्रवास करके आता है। इसे भारत में जो है कि ब्राह्मणी बतख के रूप में भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्राह्मणी बतख है ये मूल रूप से कहां से है, तो दक्षिण पूर्व यूरोप से ये आते हैं और इनका जो नाम है वह है रूडी सेल्डक। इनके अलावा भारत में आने वाले अन्य जो पक्षियां हैं उसमें ग्रेटर फ्लेमिंग दिखाई देगा, कॉमन टील दिखाई देगा, रोजी पेलिकन दिखाई देगा, अन्य पक्षियों के नाम लिखे हुए ये आपको दिखाई देंगे। प्रवासी पक्षी कई तरह से जो हमारे इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे स्थानों पर ये इकोसिस्टम को बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई द्वीप निकला, उस द्वीप पर पहले क्या होगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा तो अन्य पेड़ पौधों का विकास कैसे होगा, लेकिन ऐसे उभरे हुए द्वीप पर ये क्या करते हैं, पौधों को लगाते हैं। ये जो भोजन करते हैं उसके माध्यम से ये बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई तरह की आपने विशेषताएं इनकी पढ़ी होंगी, अर्थात जो पक्षी हैं इनकी संख्या जितनी ज्यादा रहे, इनकी विविधता जितनी ज्यादा रहे, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र का इकोसिस्टम उतना ही मजबूत है। दूसरे शब्दों में कि अगर कहीं पर पक्षियों की संख्या ज्यादा है तो ये मान लीजिए कि वहां की जो जैव विविधता है वह काफी मजबूत है। भारत में प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में एक नया पैटर्न विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और पैटर्न यह है कि भारत में जो प्रवासी पक्षी आते थे वह समय से पूर्व अब क्या कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं और ये किसी भी रूप में हमारे लिए अच्छी
सूचना नहीं है। हाल ही में सूचना ये आई है कि चिल्का झील और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से जो पक्षी मार्च या अप्रैल के माह में जाते थे, उन्होंने मिड फरवरी के समय ही क्या किया है, स्थान छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात यहाँ से पक्षी तेजी से क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। पक्षियों का यहाँ से समय से पहले जाना, उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण तो ये है कि इस जब भी क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये पक्षी किस लिए आए थे कि कम ठंड में रहने के लिए आए थे। और यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है, स्वाभाविक है जैसे आपके शरीर का कैटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म होता है, अर्थात जो हम भोजन करते हैं उसकी जो पचने की क्रिया होती है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इन सभी चीजों को कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जैसे शब्दों को आपने सुना होगा। तो पक्षियों का भी होता है। और जब इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है, तो पहले यहाँ का जब टेम्परेचर क्या होता था कि 39 डिग्री सेल्सियस तक लगभग पहुंच जाता था, जो कि कब होता था, लगभग अप्रैल के माह में होता था। तब यह क्या करते थे, यहाँ से जाते थे। लेकिन हाल के समय में क्या हुआ है, यहाँ पर हमने यह देखा है कि 2015 से लेकर 19 तक फरवरी का औसत जो टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया जा रहा है, वह 34 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और इसमें अभी और भी वृद्धि दर्ज की, ये ध्यान दीजिएगा औसत है, अदरवाइज कई क्षेत्रों में टेम्परेचर इसको भी एक्सीड कर रहा है। स्वाभाविक है, पक्षियों के लिए यहाँ पर रहने की जो पूर्व शर्त थी वह था तापमान। अब तापमान जब क्या हो रहा है, समय से पहले इतना हो जा रहा है, तो पक्षी क्यों रहेंगे। इसके अलावा पक्षियों के तापमान के अलावा यहाँ पर एक और चीज देखने को मिली है, वह यह है कि इनके जो प्रवास वाले जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, जल स्तर कम हो रहा है, या फिर जल स्तर जो है कि तेजी से कम हो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो वेटलेट्स एरिया थे उनमें जो नमी की मात्रा है कम हो रही है। स्वाभाविक है, नमी की मात्रा कम होना इन जीवों के विकास के लिए क्या है, अनुकूल कंडीशन है। और इसी की वजह से ये जो पक्षी हैं क्या हो रहे हैं, तेजी से यहाँ से वापस जा रहे हैं। और ये जो पक्षी वापस जा रहे हैं, यह जो है कि किसी भी रूप में अगर देखा जाए तो हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि लंबे समय से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं, हम उनका निर्वहन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सही से नहीं कर रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ बर्ड फ्लू और अन्य जो जूनोटिक डिजीज होती हैं, अर्थात ऐसी बीमारियां जो जंगली जीवों में पाई जाती हैं, अब क्या हो रही हैं, पक्षियों में फैल रही हैं। आपने बर्ड फ्लू की वजह से देखा, हमारे इंडिया में इसी साल आपने पढ़ने को आप देखा होगा कि कई लाख पक्षियों की जो है कि मृत्यु हो गई। अर्थात जैसे जैसे पक्षियों में बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो बर्ड फ्लू के रूप में और किसी अन्य रूप में, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक डेस्टिनेशन पक्षियों का बना हुआ था, एक अच्छा डेस्टिनेशन, उसमें रुकावट आ रही है और पक्षी क्या हो रहे हैं, अब दूसरे स्थान खोजने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो मानवीय हस्तक्षेप है वह काफी ज्यादा हुआ है। इसको इस रूप में समझिए कि कोरोना के फेज में क्या हुआ था, जब सभी लोग घरों में कैद थे, तो भारत के हर एक क्षेत्र में जो प्रवासी पक्षियों हैं उनको ज्यादा उनकी संख्या दर्ज किया गया। कारण यह है कि प्रवासी पक्षियों ने यह देखा कि भारत में जहां पर उनको पहले खतरा उत्पन्न होता था, अब वहां पर खतरा कम है, लोग घरों में कैद हैं। ठीक इसी तरह से अब जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आ रहे थे, तो हम टूरिज्म के लिए या फिर अन्य गतिविधियों के लिए उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से संख्या घट रही है। ठीक इसी तरह से जो हमारे पक्षी के संरक्षण के प्रयास हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, राज्य स्तर के हों या फिर लोकल स्तर के हैं, वह बहुत जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते। अर्थात जो हमने एक रोड मैप बनाया था उसका सही तरह से हम फॉलो नहीं कर। इसी के साथ साथ जो बढ़ता हुआ जल प्रदूषण है, आपने देखा होगा कि अब क्या हो रहा है कि जो जल प्रदूषित है उस जल को क्या किया जा रहा है, वेटलैंड्स में डाल दिया जा रहा है। और जब ये जल प्रदूषण पक्षियों तक पहुंच रहा है तो उनकी संख्या प्रभावित हो रही है। स्वाभाविक है, किसी भी पक्षी के लिए वहां पर जो एक आइडियल कंडीशन है वह साफ पानी में जितना मिलता है या फिर एक ऐसे पानी में जो अपशिष्ट जिसमें कम हो, वह ज्यादा अच्छा होता है। इसी के अलावा जो अपशिष्ट का मात्रा है, और अपशिष्ट का मतलब है कि जो भी कूड़ा करकट हमारे पास मिलता है, हम ले जाकर उनको डंप कर रहे हैं, इसके वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है। वायु प्रदूषण, ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जहां स्मोक की कंडीशन क्रिएट होती है, जितने भी मेट्रोपोलियन सिटीज हैं उसमें पक्षियों की संख्या कम मिलती है। तो ये जो वायु प्रदूषण की समस्या है, ये भी क्या है कर रही है, हमारे यहाँ पक्षियों को अब कम रुकने दे रही है। अर्थात यहाँ पर जो हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन की समस्या है, इससे मुक्ति पाने के लिए पक्षी तेजी से प्रवास करके अब दूसरे क्षेत्रों की ओर गमन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इनका शिकार ज्यादा होता है। और शिकार कैसे ज्यादा होता है, इसको इस रूप में समझिए
जैसे कि एक मैं पक्षी का नाम बताता हूँ। ये जो पक्षी है, ये जैसे देखिए कि एक पक्षी है जिसका नाम है एमर फाल्कन, और ये साइबेरिया से अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं और इस बीच वह नागालैंड में रुकते हैं। और नागालैंड में ये लगभग प्रत्येक साल 1.2 लाख से लेकर 1.4 लाख पक्षियों का शिकार किया जाता है, जिसका नाम है एमूर फाल्कन या फिर एमर फाल्कन के रूप में आप इसको जानते हैं। तो इस तरह से जब क्या होगा, शिकार किया जाएगा, स्वाभाविक है पक्षी क्या करेंगे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। अब भारत का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो कैटाबोलिज्म है, मेटाबॉलिज्म वो तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ उनका प्रजनन प्रभावित हो रहा है। और प्रजनन प्रभावित होने की वजह से जैसे यहाँ पर टेम्परेचर फरवरी के मंथ में क्या होता है, बढ़ना चालू होता है, तुरंत यहाँ से पक्षी क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। इसी विषय पर एक जो है कि रिसर्च समझिए, और इसका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का है। इसने ये कहा है कि जो भारत में पक्षियों की संख्या है उसमें कई तरह की गिरावट देखी जा रही है, और यह कहा गया है कि भारत के कम से कम 10 जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे पक्षियों की संख्या ज़्यादा होती थी, वह खतरे का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पक्षियों को बचाने के हमारे प्रयास हैं वो बहुत सही से दिखाई नहीं देते। जैसे कच्छ का जो फ्लेमिंगो सिटी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी आते थे, उसमें जो है कि दिक्कत आ रही है। महाराष्ट्र का जो सोलापुर वाला क्षेत्र है, या मुंबई का सीबीडी माहौल क्रीक वाला क्षेत्र है, ये जो सोलापुर या माहौल क्रीक वाला क्षेत्र है, ये क्या है, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है। यहाँ पर पहले बहुत पक्षी आते थे, संख्या कम हो रही है। कारण क्या है कि इन क्षेत्रों को हमने बना तो दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन मानवीय गतिविधियां उसी रूप में जारी हैं, या इनके जो संरक्षण के प्रयास हैं वो गंभीरतापूर्वक नहीं देखे। ठीक इसी तरह से अहमदनगर का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य है, अंडमान निकोबार क्षेत्र का जो मिलांग चोंग है, मध्य प्रदेश का जो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन सभी क्षेत्रों के जो हमारे पक्षियों की संख्या है उसमें कमी दर्ज की जा रही है। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कोई एक कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं, लेकिन पक्षियों की संख्या कमी देखी जा रही है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है कि 450 पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, लेकिन इनके ऊपर संकट बना हुआ है। ये संकट किस वजह से, अति वर्षा की वजह से। अब अति वर्षा किस वजह से हो रही है, जो हम क्लाइमेट में चेंजेस ला रहे हैं, बदलता मौसम है, जो कि पहले वहां पर टेम्परेचर कम होता था, वहां का भी टेम्परेचर बदला, वहां पे वर्षा जिस समय नहीं होनी थी वर्षा हो रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है। ठीक इसी तरह से जो प्रदूषण बढ़ा है, शिकार बढ़ा है, मानवीय हस्तक्षेप बढ़े हैं, इसकी वजह से वहां पक्षियों की संख्या कम हो रही है। इसी प्रकार क्वींसलैंड विश्वविद्यालय का एक शोध बताता है कि 1970 के दशक से अब तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के तीन चौथाई जो है कि पक्षियों का शिकार होता है। अर्थात अगर 100 पक्षी आते हैं तो उसमें से जो है कि 75 पक्षियों को शिकार बनाया जाता है, जिनका भोजन के रूप में किसी अन्य रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक है जैसे जैसे ये 75 का आंकड़ा 100% की ओर बढ़ेगा, पक्षियों के लिए क्या हो जाएगा, संकट होगा। इसी के साथ साथ जो और कारण है इंडिया के संदर्भ में जिनको हम देखें तो हमने क्या किया है, समुद्र और नदियों के किनारे जो बुनियादी ढांचे बनाए थे, तो यह वही क्षेत्र है जहां पर प्रवासी पक्षी आकर अपना जीवन यापन करते थे। और यहाँ पर पहले से ही जनघनत्व ज्यादा था, हमने और बढ़ा दिया, न सिर्फ जनघनत्व बढ़ाया बल्कि मानवीय गतिविधियों को बढ़ाया, प्रदूषण को बढ़ाया, उत्सर्जन को बढ़ाया, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब इसी तरह से इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि जो प्रवासी पक्षियों की संख्या वो घटती चली जा रही। तो हमने अभी जो जिक्र किया वो चिल्का और जो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उसके विषय में किया। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को और समझना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे चिल्का जो झील वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अगर पक्षी समय से पहले जा रहे हैं तो इस वजह से गंभीर है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा लैगून झील वाला क्षेत्र है। वहीं जो भितरकनिका वाला जो क्षेत्र है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, और जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी अनुकूल होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला या सबसे बड़ा जो सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र है वह है, अर्थात जहाँ पर मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है। वहीं दूसरा है जो भितरकनिका है। अब भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में अगर पक्षियों की संख्या कम हो रही तो आप समझ सकते हैं कितना व्यापक है। और इसी तरह से जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है, और यहाँ पर जितने पक्षी आते थे उनकी संख्या में भी कमी देखी जा रही, साथ ही साथ यहाँ पर इनका जो प्रवास है बाहर हो रहा है। इन दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों का न सिर्फ इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा है, बल्कि ये बहुत बड़े आवासीय
क्षेत्र में काम के रूप में कार्य करते थे, अगर यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की संख्या में जो है कि उनके रुकने की अवधि कम हो रही है तो यहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित होगा। यहाँ का जो अन्य एक प्रमुख आकर्षण है जिसको आपको ध्यान रखना है चिल्का झील के विषय में, वो है इरावदी डॉल्फिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इरावदी डॉल्फिन कहाँ की विशेषता है तो चिल्का झील का नाम आप याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है कि उड़ीसा का जो भीतरकनिका वाला जो क्षेत्र है, वो भीतरकनिका वाला क्षेत्र वो भी जो है कि चर्चा में है। और उसका जिक्र क्यों किया मैंने, क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ से भी प्रवासी पक्षी जो है कि निकल। अब जब भीतरकनिका क्षेत्र का हम बात करते हैं तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा है जो है कि गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य। और यह जो जैव विविधता क्षेत्र है इसमें ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी और जो है कि अन्य नदियों का यहाँ पर जो है कि जल का आगमन होता है। और यहाँ पर जल के आगमन की वजह से पक्षियों के लिए अनुकूल दशा क्रिएट होती है। अन्य जीवों के लिए जैसे कि देश के 75% जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये 2 विशेषताएं और जो है कि चिल्का झील के संदर्भ में समझ लीजिए। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया था। तो अब ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया था रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन के जो पैरामीटर हैं उसमें प्रवासी पक्षियों की भी एक फैक्टर होता है। और तो इससे क्या हो रहा है कि अगर चिल्का झील से यह जो प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है तो ये क्या है, रामसर कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए चिंताजनक है। चिल्का जो लैगून क्षेत्र है इसमें एक जो है कि इसके 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो कि एक आइलैंड के रूप में है, इसको बोला जाता है नलवाना द्वीप। इसको क्या किया गया है 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर से ध्यान दीजिए, चिल्का लैगून वाला जो क्षेत्र है उसमें 16 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है नलवाना द्वीप। इसको 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। बावजूद यहाँ से पक्षियों के लिए जो रुकने की अवधि थी कम होना हमारे लिए चिंताजनक है। चिल्का झील में ही कालीजई मंदिर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो उससे रिलेवेंट रहे। प्रवासी जीवों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत हमने क्या किया है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को लागू किया है। 1979 में जर्मनी में बॉन जो है कि बॉन समझौता हुआ था, इसी के कारण इसको बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जानते हैं। 1983 में यह जो कन्वेंशन प्रभावित हुआ था। कौन सा कन्वेंशन, जिसको बॉन कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि किसके लिए है, वह कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के रूप में है। 1983 में प्रभावित हुआ था। भारत भी इसका प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। अब ये जो इस शब्द है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS, इसका उद्देश्य क्या है, यह प्रयास करता है कि उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जाए जहां पर क्या होता है जीव प्रवास करते हैं। स्वाभाविक है भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए भारत को भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बढ़ाकर देखना चाहिए। हालांकि हमने जो है प्रवासी जीवों के संरक्षण के लिए जो एक वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 है उसके तहत भी हमने प्रावधान कर रखा है। और 1952 में हमने वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना की थी, 1991 में उसका पुनर्गठन किया। और यह जो पुनर्गठन करके हमने इसको किस में रखा हुआ है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत रखा हुआ है। और इससे तहत हम प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत सफल नहीं होगा। आपको ये भी पता है, फैक्ट पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 2 बार जो है कि मई और अक्टूबर माह में क्या किया जाता है, शनिवार माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है वर्ष 2006 से। इसको मनाने का जो इनिशिएटिव लिया गया था वह लिया गया था अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरीज वाटर बर्ड्स और CMS द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2020 मई में जब इसको मनाया गया तो इसकी थीम थी, क्या मनाया गया कि जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर हों और प्रवासी पक्षियों के लिए जो चुनौतियां हैं उसको कम करने का अपना योगदान दे सकें। तो मई 2020 में जो मनाया गया वह था कि बर्ड्स, यहाँ पर कनेक्ट करिएगा,
वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, अर्थात पक्षी हमारे दुनिया को जोड़ते हैं, यह थीम रखा गया था और ये प्रयास किया गया था पक्षियों को बचाने। लेकिन जैसा कि हमने बताया, कई कारणों से भारत में जो प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में चुनौतियां दिख रही हैं और इसकी वजह से जो पक्षी हैं काफ़ी कम समय हमारे यहाँ बिता रहे हैं। और वह जितने भी कारण थे उन सभी कारणों का अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों की संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो समय से पहले इंडिया छोड़कर अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे पूरे टॉपिक को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।